गुड मॉर्निंग चैंपियंस। स्लीपी हो तो जाग जाओ। टॉपर बनना है तो बेटा थोड़ी तो एनर्जी दिखाओ। आंखें धो के वापस आओ, आंखें खोलो फटाफट, क्योंकि एस्पायर में तैयारी होने वाली है जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यस, आज हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू महावीर विज्ञान सीरीज। मैं हूं आपकी नेहा मैम। आई एम अ गेट क्वालिफाइड एजुकेटर विद ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फेवरेट चैप्टर, लाइट। लाइट बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ी सी चीजें ध्यान से समझ लो तो पूरा का पूरा चैप्टर आप घोट के पी जाओगे। कुछ कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। ये पूरे के पूरे नोट्स मैंने बहुत प्यार से आपके लिए बनाए हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी इंदौर, और उस पे जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको साथ साथ लिखते भी जाइए, तो ऑटोमेटिकली आपका काम होता चला जाएगा। ओके, तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इंदौर में रहते हैं और आप विजयनगर एरिया में रहते हैं तो यू कैन ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑफ एस्पायर एक्सीलेंस एकेडमी। यहाँ पे हम ना ही सिर्फ आपको स्कूल होमवर्क में हेल्प करते हैं, ना ही सिर्फ हम आपको स्कूल की एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करते हैं, इसके साथ साथ हम आईआईटी जेईई और नीट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। मतलब कि आपकी जो फाउंडेशन क्लासेस है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फिर 11th और 12th आपको मक्खन की तरह लगेगी और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका बिना ड्रॉप लिए क्लियर हो जाएगा। बहुत प्रोवन सिस्टम है हमारे पास। आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आई कैन क्रिएट अ बैच ऑफ 10 स्टूडेंट्स में भी, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए एंड आई विल कनेक्ट विद यू। ओके, सो आई विल आस्क माय टीम टू कनेक्ट विद यू। गॉट इट? ओके, चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट। लाइट क्या होती है हमें पता ही है। हम लाइट अगर नहीं होगी तो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, आज हम उसकी बहुत सारी चीजें डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर्स में किस तरह से लाइट का बिहेवियर होता है, कर्व्ड मिरर्स में कैसा होता है, लेंसेस में कैसा होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कोर फ्रेमवर्क एंड रिफ्लेक्शन फंडामेंटल्स क्या होते हैं कि सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ये हमें पता होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट यानी क्या होती है, 3 × 10⁸ meters per second, 3 × 10⁸ meters per second। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बहुत न्यूमेरिकल्स में काम आता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन यानी कि आज ये लाइट मेरे मुंह पे पड़ रही है और फिर ये बाउंस बैक करके आपको कैमरे में दिख रही है, इसलिए मेरा फेस आपको दिख रहा है। सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस, एग्जाम्पल मिरर और वाटर, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हम लोग के ऊपर से भी आता है। अगर हमारे ऊपर लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है तभी हम दिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं दिखेंगे। तो अगर अभी हम जो आज पूरा लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो मिरर्स और लेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, इसीलिए शाइनी सरफेस को अलग से मेंशन किया है क्योंकि इसी के सारे बिहेवियर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब भी ये है हमारा मिरर, ठीक है, ये नीचे से पेंटेड है और यहां से हमें चेहरा दिखेगा। ठीक है, तो एक होता है नॉर्मल, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर क्या होगा, इसका ब्लू लाइट बना लेते हैं।
यहाँ से लाइट आई और आके यहाँ पे आके टच हुई और फिर यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो जो यहाँ से आई है वो ऐसे है। ठीक है, ऐसे आई है और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आई है। रिफ्लेक्टेड रे। ये बात समझ में आ गई? ये और ये पिंक कलर से, ये और ये जो एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। ये हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये सारे एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो प्लेन कौन सा है? मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बात समझ में आ गई? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, कि जो नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? और जो हमने ये एंगल बनाया था ना, कि जब ये इधर आएगा और फिर ये इधर से वापस लौटेगा, मतलब ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो आई है और ये जो आर है ये हमेशा इक्वल रहेंगे। ठीक है, किस केस में? अभी ये अभी प्लेन मिरर की बात चल रही है। बात समझ में आ गई? पूरी क्लियर है? ओके, सो देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी अगर थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दोनों पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे, देखो ये डायग्राम में भी देख लेते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. This is the first law of reflection. The second law says that the angle of incidence, that is जो normal और incident ray के बीच में बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो रिफ्लेक्ट करने के बाद बनता है, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। Got it? Now द नेक्स्ट थिंग इज प्लेन मिरर्स एंड इमेज प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्लेन मिरर क्या होता है? अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट यूनिफॉर्मली। ये वाला ये नीचे से पेंटेड रहता है और ऊपर से हमें अपना चेहरा दिखता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली पेंटेड रहता है और स्मूथ सरफेस होता है। ये सबसे पहली चीज हो गई प्लेन मिरर की। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, अब आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा जो सरफेस होता है उसके पीछे बनती है, और रियल इमेज हमेशा आगे बनती है। और जो ये होता है, जो सीधी रहती है उसको बोलते इरेक्ट, और जो उल्टी रहती है उसको बोलते इन्वर्टेड। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा और रियल होगा तो इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई आदमी अगर रियल है यानी कि वो फेक नहीं है तो वो हमेशा झुक के रहेगा। इस तरह से इसको याद रख सकते हो। और जो वर्चुअल है यानी कि जो नकली आदमी है वो हमेशा अकड़ के सीधा खड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। हमेशा ऐसे ही याद रखना चाहिए चीजें, ताकि उसको वर्ड से अगर आपको कोई चीज जोड़ लो तो आपको वो याद रह जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो जब भी प्लेन मिरर होता है तो वर्चुअल, वर्चुअल मतलब क्या होता है? जो अकड़ के खड़ा रहे यानी इरेक्ट रहे। ठीक है, साइज ऑफ द मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अभी जब हम लोग कर्व्ड मिरर्स पढ़ेंगे ना तो ये देखोगे आप कि वो, जैसे आपने बहुत जगह कई मेले वगैरह में देखा होगा ना कि इस तरह के मिरर्स रहते हैं, तो आप बड़े दिख रहे हो, मोटे दिख रहे हो, छोटे दिख रहे हो, तो वो सारी जो चीजें हैं उसमें बड़ा छोटा होता है, लेकिन प्लेन मिरर में हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, किसका?
इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है, ये अगर मिरर के सामने खड़ा है, तो आज तक आपको ऐसा दिखा है क्या कि आप अलग दिख रहे हो, या आपकी हाइट बढ़ गई है, या आप मोटे ज्यादा हो गए हो, जैसे हो वैसे के वैसे आपको यहाँ दिखेगा। इमेज और इमेज, ये सॉरी, चलो इधर ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ऑब्जेक्ट टिक 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 टिक, ये है पेंटेड पोर्शन और यहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का जो साइज होता है वो हमेशा इक्वल होता है। बात समझ में आ गई। इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। ये भी क्लियर है कि अगर ये है, तो ये इमेज का साइज भी बराबर होगा, और जितनी दूर, ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया है, लेकिन अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 मीटर दूर खड़ा है, तो ये भी 10 ही मीटर दूर खड़ा रहेगा इमेज। ऐसा नहीं है कि वो पास पास दिखने लगेगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्या समझ में आया। और ये इट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली यानी हॉरिजॉन्टली, इन्वर्टेड यानी कि राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ, तो जब मैंने आपको ये दिखाया तो आपको क्या दिख रहा है कि मेरा लेफ्ट हैंड है, जबकि ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो इस तरह से ये लैटरली इन्वर्टेड रहता है। बात समझ में आ गया। ओके, सो नाउ अपने को प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने को पूरी समझ में आ गई। जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी, सेम साइज की रहेगी, सेम दूरी पे रहेगी, और राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। ये हो गया प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। अब होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी कि एक ऐसा बॉल जैसा, जैसे बॉल मान लो, बॉल अगर कांच की है, तो उसको अगर मैंने इधर से काट दी तो क्या हुआ, समझ लो कि ये है वो अंदर से पेंटेड बॉल है, और ऊपर से पूरा मुंह दिख रहा है अपने को, तो इसको काट दिया तो क्या होगा, ऐसा रहेगा, और अंदर से तो ये पेंटेड है, तो यहाँ से अपना मुंह दिखेगा अपने को, ठीक है। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दिस इज द पेंटेड सरफेस। अब समझो, दो तरीके के मिरर होते हैं, ठीक है। एक मिरर जो होता है, ये मैं दिखा देती हूँ ऐसा, और इसको दिखा देती हूँ ऐसा, ठीक है। ये दो तरीके के मिरर हैं। ब्लू कलर से मैं पेंट कर देती हूँ, ये पूरा ब्लू कलर से मैंने पेंट कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लू, तो अब क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, रेड कलर वाला, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है, मतलब कि ये जो इमेज है ये इस तरफ है, ठीक है। तो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे ये वाला अरे यार, मैंने दोनों जगह एक ही वो पेंट कर दिया, गड़बड़ कर रही हूँ और बता भी नहीं रहे हो। मैम कैसे बताएं, आप ऑनलाइन आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। दिस इज रिफ्लेक्शन एंड दिस इज पेंटेड, ठीक है। इधर से पेंट हो गया तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा, और इधर से, मतलब कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे कि ये केव की तरह दिख रहा है, सॉरी कैनवा क्यों लिख रही हूँ मैं, केव की तरह दिख रहा है, इसलिए ये है कॉनकेव, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा कॉन्वेक्स। मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर वो केव की तरह दिख रहा है तो वो हो जाएगा कॉनकेव, अदरवाइज वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। ये बात समझ में आ गई। तो कॉनकेव जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब अभी अपन ने देखा कि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ रहता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर क्या होता है, ये सेंटर है, ये इधर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये उल्टा रहता है जस्ट इसका, ठीक है। कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड्स होता है। अब ये देख लो, यहाँ पे पेंट करा हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉनकेव हो गया क्योंकि केव की तरह है, और ये कॉन्वेक्स हो गया। ये तो आई थिंक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब
अब ये कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद करने हैं, ठीक है। अब जब भी हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा छोटा करती हूँ इसको। सबसे पहले होता है कि एक ऐसी लाइन बनानी पड़ेगी जो रेडियस ये सेंटर से पास होती हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेडियस, ठीक है। क्योंकि ये स्फीयर है, स्फीयर का एक रेडियस होता होगा, तो वो जो रेडियस है वो ये हो गया, ठीक है। अब ये जिस लाइन से की बात कर रहे हैं वो जिस पे भी टच करेगा उसको कहते हैं पोल, ठीक है। तो पोल क्या होता है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर पॉइंट हो गया पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब कि ये एक पूरा का पूरा स्फीयर था। अरे बड़ा गंदा स्फीयर बना दिया, बहुत ही बड़ा बनेगा ये तो, रुको। देखो कोशिश कर रही हूँ, हंसना नहीं है। ये हो गया स्फीयर, तो ये फिर भी मैंने बराबर तो नहीं ही बनाया, लेकिन ये जो है ये सेंटर है उस स्फीयर का, उस बॉल का ये सेंटर है, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज क्या होती है, अब जो डिस्टेंस है सी और पी के बीच में, मतलब ये पी तो मिरर के ऊपर भी ऊपर ही है, और ये जो सी है ये सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिस स्फीयर से हम काट के लेके आए हैं उसका सेंटर है, तो इसको क्या बोल देंगे, सी और पी का जो डिस्टेंस है इसको बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ which the mirror's reflecting surface forms a part is called radius of curvature, इसको बोल देंगे यहां से लेकर यहां तक का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई। अब ये एफ एफ बाद में बताऊंगी, क्योंकि पहले एफ समझ तो आए क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मिरर ऑफ द मिरर, मतलब कि ये पोल है यानी सेंटर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से जो है लाइन, ये जिस इस लाइन की जो बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस वो होता है द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ द लाइट आइदर कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। सिंपल लैंग्वेज में अपन इसको समझते हैं कि ये जो C और P के जो बीच का पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं F और इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फिर F। बात समझ में आ गई। तो इसके आधा, अब इसमें क्या है कि जब भी लाइट आएगी तो ये या तो कन्वर्ज होएगी और या तो फिर डाइवर्ज होगी। कन्वर्ज यानी कि दब जाना और डाइवर्ज यानी कि फैल जाना। तो अब यहां से जब ये आई तो ये अंदर की तरफ दब गई, तो ये जब दबेगी तब भी फोकस पे आएगी, और जब ये डाइवर्ज होगी यानी कि फैलेगी तब भी ये फोकस पे आएगी, ठीक है। ये देखो ये ना अपीयर टू, ये फोकस पे आती नहीं है, यहाँ से यूं जाती है, लेकिन किस एंगल से जाएगी, तो जो फोकस से निकल के जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो फोकस जो होता है वो होता है सेंटर पॉइंट ऑफ सीपी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट, अब फोकल लेंथ क्या होगी, सिंपल सी बात है, द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि ये और ये, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोलते हैं। और ये सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो फोकल लेंथ और रेडियस, क्योंकि ये आधा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, हमेशा फोकल लेंथ का डबल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये और ये मिला के बन रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गया। अब अपर्चर क्या होता है, अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। डायमीटर क्या होता है कि मतलब ये अपर्चर हो गया, मतलब कि ये पूरा का पूरा सर्कल था, तो वो सर्कल का इधर ये जो पूरा पोर्शन है, मतलब कि ये रेडियस है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक P1 होगा, ठीक है। तो वो कहलाता है डायमीटर, और डायमीटर को क्या बोलते हैं, अपर्चर। बात समझ में आ गई।
अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बात समझ में आ गई? तो अभी अपने को सारे पॉइंट्स याद हो गए। पी क्या होता है? पोल होता है, जो सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर होता है, जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस मिरर का सेंटर होता है जिससे इसको काट के निकाला गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो लाइन पास होगी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फोकल लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, दैट इज फोकल लेंथ एंड पोल। अपर्चर क्या होगा? डायमीटर ऑफ द स्फीयर, जिससे ये स्फेरिकल मिरर लिया गया है। ठीक है, अब हम इनके रे डायग्राम्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।